नमस्कार दोस्तों। मालदीव्स ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि भाई हमारी इकोनॉमी को बचा लो। और ये बात मालदीव्स को अब जाकर के पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि आप इंडिया से नहीं ले सकते, आप इंडिया से अपने रिलेशंस को खराब नहीं कर सकते। ये बात सबसे पहले समझ में बांग्लादेश को आई थी। हुआ क्या था कि साल 2019 में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनके रिलेशंस इंडिया के साथ में बहुत अच्छे से, हमेशा से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे ठीक ठाक लेवल पर रहे हैं। लेकिन शेख हसीना को ऐसा लगा 2019 में कि चाइना से भी अगर हम रिलेशंस अच्छे कर लेते हैं तो उसके लिए बांग्लादेश को फायदा होगा। इंडिया से खराब नहीं करेंगे लेकिन चाइना से ठीक रिलेशंस कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उन्होंने 2019 में चिट्टगोंग के पोर्ट को लेकर के काफी ज्यादा डील करने की कोशिश करी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। कई बार चाइनीज ऑफिशियल्स जो है वो बांग्लादेश में विजिट भी किया उन्होंने, और उनकी कई सारे सेक्टर्स में एमओयूज भी साइन हुए। लेकिन फिर शॉकिंगली क्या हुआ, साल 2021 में शेख हसीना सामने आती है कैमरे पर और वो बताती हैं कि जितना भी चाइनीज डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश के अंदर में वो सब बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। जितना चाइनीज गुड्स सप्लाई हुआ है वो सब बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और चाइना जो है, उन्होंने सीधा सीधा चाइना की गवर्नमेंट को इस पर क्रिटिसाइज किया। और उस समय उनको समझ में आया कि आपको इंडिया से अच्छे रिलेशंस रखने ही होंगे। ये बात पाकिस्तान को भी समझ में आई कि इंडिया के रिलेशन से उनको क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी किस तरीके से बूम हो सकती है। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने पीएम से रिक्वेस्ट किया। अभी कराची में मीटिंग जब हुई थी, बिजनेस मीटिंग, पीएम ने सारे बिजनेसमैन को बुला करके मीटिंग करी थी, शहबाज शरीफ ने। तो वहां पर एक बिजनेसमैन ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि साहब इंडिया से आप रिलेशंस ठीक कर लो तो हमारे जो ट्रेड होने लगेगा, जो कि 2019 में पूरी तरीके से बंद हो गया था, वो ट्रेड अगर फिर से वापस से शुरू हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी को बहुत मदद मिलेगी इससे। और सच में मिलेगी। इसमें इंडिया का कोई बहुत फायदा नहीं है, इसमें उन कंट्रीज का बहुत फायदा है जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो छोटी इकोनॉमीज हैं। अब आप ना इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यूरोप में रशिया का बहुत बड़ा अस्तित्व है। रशिया इज ह्यूज, इट्स ह्यूज इकोनॉमी, ह्यूज डिफेंस, ठीक है, ह्यूज पेट्रोलियम एंड एलएनजी एक्सपोर्ट्स। तो रशिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे यूएस ने क्या किया कि यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए यूक्रेन के वॉर को लेकर के। उसने पूरे यूरोप को मना कर दिया कि भाई कोई गैस और ऑयल नहीं खरीदेगा रशिया से। इसके ऊपर रशिया के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा लेकिन बहुत ह्यूज इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन दिक्कत किसको हुई? दिक्कत हुई जर्मनी को। जर्मनी की नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो रशिया से जर्मनी आ रही थी, वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रोक दी रशिया ने। कह दिया कि भाई इसमें हमला हो गया और ये पाइपलाइन टूट गई है, हम तो नहीं दे सकते आपको गैस। जर्मनी के अंदर में जबरदस्त इन्फ्लेशन रेट बढ़े, जबरदस्त महंगाई, इतनी भयंकर महंगाई आई कि जर्मनी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है नेदरलैंड से कि भाई तुम हमें ज़्यादा एलएनजी दे दो, तुम हमें। ये सब एनर्जी हंगरी सब कंट्रीज हैं यूरोप की, तो उनको समझ में आ गया। तो इसीलिए उसमें जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि रशिया इतना ह्यूज है, यू मे लव रशिया, यू मे हेट रशिया, बट यू कैन नॉट इग्नोर रशिया इन यूरोप। ठीक वैसे ही अगर आप एशियन सब कॉन्टिनेंट में आओगे तो कुछ कंट्रीज इतनी ह्यूज हैं। एक तो इंडिया की इतनी ह्यूज पॉपुलेशन, उसके बाद इतनी ह्यूज इकोनॉमी। चाइना का भी वही हाल है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन और इतनी ह्यूज इकोनॉमी है कि यू मे लव इंडिया, यू मे हेट इंडिया, बट यू कैन नॉट नेवर इग्नोर इंडिया। तो आप इंडिया को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। और ये बात अब जा करके मालदीव्स के प्रेसिडेंट, मालदीव्स की सरकार मोहम्मद मुइज़्ज़ू को भी समझ में आ चुका है। क्योंकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू एक्चुअली में गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनकी पॉलिटिक्स की है, उनके पॉलिटिकल स्टांस की है। हुआ क्या कि जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू चुनाव लड़ रहे थे तो इब्राहिम सोली को हराने के लिए उन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया, इंडिया आउट कैंपेन। और उसी को अपना एजेंडा बना करके, क्योंकि हर इलेक्शन में हर पार्टी का एक एजेंडा होता है कि सबसे पहली चीज तो हम ये करेंगे आकर के। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने उसी एजेंडा पे चुनाव लड़ा। पीछे से चाइना उनको सपोर्ट कर रहा था कि भाई इंडिया को हटाओ। तो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के बेसिस पर चुनाव लड़ा और वो जीते। और उसके बाद वही चीज़ उन्होंने की, आकर के अनर्गल बातें बोलना इंडिया के बारे में। फिर उनके जो मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में टिप्पणियां करना, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में टिप्पणियां करना शुरू किया। और फिर रिलेशंस खराब होना शुरू हुए। उन्होंने पूरा एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया मालदीव्स के अंदर में। अब उसका जवाब देते हुए, हालांकि मालदीव्स का नाम कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप चले जाते हैं और कहते हैं मालदीव्स क्या है, एक आइलैंड जैसा ही तो है, तो लक्षद्वीप चले जाओ घूमने। जो हमारे इंडियन टूरिस्ट हैं उन्होंने ये सिग्निफाई किया और एक फोटो डाल दी। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे इंडिया के अंदर में बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन चलने लगा। बड़े बड़े जो टूरिस्ट थे, जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, जितने बड़े क्रिकेटर्स थे, सबने बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन चलाया। और उसके बाद इंडियन टूरिस्ट जो कि बड़ी मात्रा में जाते थे मालदीव्स, वो जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मालदीव्स की इकोनॉमी पर
फर्क पड़ा। अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे कैसे फर्क पड़ा। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब मालदीवियन इकोनॉमी पर फर्क पड़ना शुरू हुआ तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है इब्राहिम फैसल, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और इब्राहिम फैसल को एक बात और आप याद रखिएगा, देखिए जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स होते हैं, टूरिज्म मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये लोग बड़े मतलब ये लोग स्टडी, डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर बात करते हैं, तो ये हवे में बात नहीं करते। तो इन्होंने पहले भी मोहम्मद मुइज़्ज़ी को समझाया था, आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि भाई इंडिया से रिलेशंस मत करो खराब, क्योंकि उसके वजह से सिर्फ तुम्हारे टूरिज्म पे फर्क नहीं पड़ेगा, टूरिज्म की बात तो सब जानते हैं, एक और फर्क पड़ेगा तुम्हारी फिशरी सेक्टर पर। आगे हम डिटेल में समझेंगे फिशरी सेक्टर पे कैसे फर्क पड़ेगा उनके, तो तुम्हारे फिशरी सेक्टर पर भी फर्क पड़ेगा। तो आप मत करिए इंडिया से रिलेशंस खराब। लेकिन फिर भी मोहम्मद मुइज़्ज़ी ने खराब किया। तो अब इब्राहिम फैसल जो उनके टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन से कि भाई आप बड़ी मात्रा में आइए हमारे मालदीव्स के अंदर में, हम आपका स्वागत करते हैं और हमारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के बेसिस पर ही चलती है। अब उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि वी हैव अ हिस्ट्री, मतलब इंडिया और मालदीव्स की एक हिस्ट्री है, आप उस हिस्ट्री को समझिए, आप क्यों खराब कर रहे हैं अपने रिलेशंस। तो 1976 का इन्होंने जिक्र किया। अब 1976 में हुआ क्या था, अब एक मिनिकॉय आइलैंड है, तो मिनिकॉय आइलैंड को लेकर के इंडिया और मालदीव्स में उस पर आधिपत्य के लिए आपस में थोड़ा झगड़ा था। तो वो 1976 में एक ट्रिटी हमने मालदीव्स के साथ साइन की और वो इशू रिजॉल्व हो गया। और उसके बाद से इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे डेवलप हुए। सबसे अच्छे रिलेशन डेवलप हुए साल 2018 के बाद से, जब वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बने जिनका नाम था इब्राहिम सोली, जो कि मोहम्मद मुइज़्ज़ी के पहले प्रेसिडेंट थे। तो इब्राहिम सोली कई बार इन्होंने इंडिया विजिट भी किया और इंडिया के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे रिलेशन डेवलप किए थे और हमारा जो ट्रेडिंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था मालदीव्स और इंडिया का। लेकिन जैसे ही मोहम्मद मुइज़्ज़ी आते हैं ये सारी चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू होती हैं और रिलेशंस खराब होते हैं। अब आप इब्राहिम फैसल का एक बार स्टेटमेंट देखिए, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा था कि मालदीव्स प्लीड कर रहा है इंडिया से कि हमारी इकोनॉमी बचा लो। क्यों? उन्होंने स्टेटमेंट उनका है साफ साफ कि आई वॉन्ट टू टेल इंडियंस टू प्लीज बी अ पार्ट ऑफ मालदीव्स। अब ये शब्द प्लीज बी अ पार्ट ऑफ मालदीव्स पहली चीज़, और दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि आर इकॉनमी यूजली डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। तो साफ साफ इसका मतलब ये निकलता है कि भाई हमारी इकॉनमी पूरी तरीके से टूरिज्म पे डेवलप है, टूरिज्म पे डिपेंड है। तो आप प्लीज़ और प्लीज़ प्लीज़ इंडियंस हमारे टूरिज्म का आप पार्ट बनिए। अब इस बात से साफ समझ में आता है कि अब मालदीव्स के होश आ गए हैं ठिकाने और उनको समझ में आ गया है कि अगर इंडिया को इग्नोर किया तो हमारी इकॉनमी पर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा आप समझिए की कोशिश करिए। कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला डेटा है, ये है जनवरी 2024 का डेटा। अब ये जनवरी महीने से ही ये सारे जो इश्यूज इंडिया और मालदीव्स के बीच में शुरू हुए थे वो जनवरी 2024 से शुरू हुए। तो जनवरी में जो इंडियंस हैं वो 5वें नंबर पर हैं। ये टोटल कितने इंडियंस गए मालदीव्स के अंदर में? 12,000 इंडियंस गए, जो कि 7.1% बनाता है। हालांकि जनवरी महीना जो है वो सीजन नहीं है टूरिज्म का उतना, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कब जाते हैं? जितना लेट जाएंगे, जैसे मार्च, अप्रैल में, इस टाइम पर ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर आइलैंड वगैरह पे। तो ये जो इंडिया है इसमें 5वें नंबर पे दिखाई दे रहा है। अब हम आगे आते हैं मार्च 2024 का अगर डेटा देखें तो ये मार्च 2024 का डेटा है। अब यही सबसे लेटेस्ट डेटा और इसी को परेशान होकर के इब्राहिम फैसल ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से। यहाँ पर देखिए इंडिया जो है वो 6वें नंबर पर आ चुका है और कितने टूरिस्ट गए हैं मालदीव्स के अंदर में? 28,000 टूरिस्ट गए हैं, जो कि 16% हिस्सा बनाता है। अब इसको कंपेयर अगर आप करोगे पिछले साल के डेटा से, साल 2023 के डेटा से, तो यहां पर आप देखो इंडिया 2nd नंबर पे है आफ्टर रशिया। और ये इंडियंस कितने गए हैं? 50,000 इंडियंस जो हैं वो जाते थे और लगभग नंबर जो है हर महीने का इतना ही रहता था। मतलब जो सीजन वाले महीने रहते हैं उसमें 50,000, 60,000, 70,000 इतने इंडियंस जाया करते थे, जो कि अब गिर के ऑलमोस्ट 30-40% गिर के वो कुछ 28,000, 25,000 बच गया है और इसीलिए इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है। अब इससे दो फैक्टर्स हैं। अब आप एक चीज़ और ध्यान में देना, 2023 में चाइना 10वें नंबर पे है। कितने चाइनीज़ जाते थे? 10,000 चाइनीज़ जाते थे। अब अगर आप साल 2024 का डेटा देखोगे तो चाइना नंबर 1 पे आ गया। यहाँ पर चाइना के टोटल 52,000 लोग जा रहे हैं। पीछे देखोगे आप तो चाइना यहाँ पर 3रे नंबर पर है जनवरी 2024 में। तो इसका मतलब साफ है कि 2023 से अगर कंपेयर करें तो जो चीज़ें हुई हैं, 23 से कंपेयर करें तो इंडिया से रिलेशन खराब हुए तो कम इंडियंस जाना शुरू हुए मालदीव्स के अंदर में। लेकिन वहीं पर अगर चाइना को देखा जाए तो कम चाइनीज़ जाते थे मालदीव्स के अंदर, लेकिन अब 2024 में ज़्यादा चाइनीज़ जाना शुरू हुए हैं। तो आप कहोगे तो ये तो बैलेंस आउट हो गया, तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं? इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि इंडिया और चाइना, खुद ये टूरिज्म मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है
आपको मैं दे दूंगा लिंक, आप पढ़िएगा। इंडिया और चाइना के जो टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स के अंदर में, एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा फर्क है। जो इंडियंस मालदीव्स के अंदर में जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं मालदीव्स के अंदर में, जिससे उनकी इकॉनमी में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट होता है। चाइनीज़ कंपैरेटिवली उतना एक्सपेंड नहीं करते हैं। अब आता है दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर इंडियंस भी 50,000 आ रहे होते, जो नंबर था वो उतना ही रहता, और चाइनीज़ भी आ रहे होते, हमने चाइना से भी अच्छे रिलेशन डेवलप किए थे जो बांग्लादेश ने करने की कोशिश की थी, वैसे ही करते तो दोनों 50,000 आ रहे होते, तो ये 50,000 जो चाइनीज़ आ रहे हो तो प्लस होता आपकी इकॉनमी में। लेकिन अभी आप एकदम स्टैंड स्टिल उसी जगह पर खड़े हो, तो ये दो चीज़ें बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। अब इसी की वजह से, और ये चीज़ें क्यों परेशानी का सबब है, क्योंकि आपने देखो कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो वर्ल्ड बैंक पूरे तरीके से मालदीव्स की इकॉनमी को 3 हिस्सों में तोड़ता है। तो 1/3 जो कंट्रीब्यूशन है मालदीव्स की इकॉनमी में वो एक्चुअल में आपका टूरिज्म सेक्टर का है। ये बात सारे लोग जानते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है, तीसरा हिस्सा है कि सारी चीज़ें आप मिला दो, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी टैक्स वैक्स सब कुछ मिला दो, तो वो अलग कंट्रीब्यूशन है। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फिशरी सेक्टर का है मालदीव्स की इकॉनमी में। और अगर इंडिया से रिलेशंस खराब होंगे तो मालदीव्स के फिशरी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन ओशन में प्रेजेंट हो जाएंगे, वो उनसे परेशानी होना शुरू होगी। दूसरी चीज़, इंडिया जो है फिशरी सेक्टर में मालदीव्स को बहुत सपोर्ट करते हुआ आया है, क्योंकि साल 2019 में मैंने बताया था 18 में इब्राहिम सोली प्रेसिडेंट बने थे मालदीव्स के, और 2019 में इब्राहिम सोली है वो विजिट किए थे। 2022 में उन्होंने विजिट किया था इंडिया के अंदर में, और साल 2022 में ये उनका लास्ट टर्म था एज अ प्रेसिडेंट। आई थिंक 2022 या 23 में उनका लास्ट टर्म था इब्राहिम सोली का। तो इस टाइम पे जब उन्होंने विजिट किया तो एक MOU साइन हुआ था उनका इंडिया के साथ, और उसमें यह था कि जो टूना फिश होती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है टूना फिश, और इंडिया में होती नहीं है, तो इंडियंस जो है टूना फिश खाते हैं तो वो इंपोर्ट करवा के खाते हैं। तो हमने मालदीव्स के साथ पैक्ट किया था, MOU साइन किया था कि हम जो टूना फिश लेंगे वो मालदीव से लेंगे और वो ड्यूटी फ्री लेंगे। तो अगर हम बाहर की किसी कंट्री से लेते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और सब सारी चीज़ें ड्यूटीज़ लगेंगी, तो उसकी वजह से वो महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर मालदीव से लोगे आप तो आपको ड्यूटी फ्री पड़ेगी। तो इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया ने मालदीव से टूना फिश एक्सपोर्ट कराना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस भी अच्छे हुए थे, और मालदीव्स की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा था उसकी वजह से। ये बात इकोनॉमी में एक समझ में आई उनको, उनके इकोनॉमिक मिनिस्टर को समझ में आई, और इसीलिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया अपने प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू से कि भाई इंडिया से आप रिलेशंस मत खराब करो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि क्यों बार बार ये लोग प्लीड कर रहे हैं इंडिया से। इतना भी क्या अपने ईगो को गिराना कि बार बार इंडिया से प्लीड करो कि हमारी इकॉनमी संभाल लो। वो इसलिए प्लीड कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ टूरिज्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, दूसरा इम्पैक्ट बड़ी मात्रा में पड़ने वाला है उनके फिशरी सेक्टर पे, जो कि उनको बहुत भारी घाव देगा। इसीलिए कहते हैं कि एशियन सब कॉन्टिनेंट में यू कैन love India, you can hate India, but you can never ignore India. That is what this article says. तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। दैट अनअकैडमी टीम ने रिसेंटली अपना सबसे बड़ा UPSC CSC का इवेंट किया जिसका नाम था मंजिल 2024, और इस इवेंट के अंदर में हमने एक अनाउंसमेंट करी। हमने ये अनाउंसमेंट करी कि UPSC CSC का जो हमारी कोर्स फीस है, जो कि 75,000 हुआ करती थी, उसको हमने कम करके 24,999 कर दिया है। तो इस फीस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे टॉप एजुकेटर्स दे रहे होंगे। अब अगर आपको इस फीस में कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उसमें आप यूज कोड का ऑप्शन जहां पर आएगा वहां पर आपको सिंपली मंजिल 24 कैप्स में टाइप कर देना है, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या? इस कोर्स में आपको वेरियस बैचेस मिलेंगे, हर बच्चे को ये सारे बैचेस मिलेंगे जो मैं आगे बताने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप आरंभ बैच से पढ़ लेना, ये आपके वहां पर प्रेजेंट होगा, जिसमें सुदर्शन सर, मृणाल सर जैसे फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आप ट्राइम बैच से पढ़ लीजिएगा, जिसमें सरमत सर होंगे, चेतन सर जैसी फैकल्टीज होंगी। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आप लक्ष्य बैच ले लीजिएगा, जिसमें आपको अनुज सर प्रेजेंट होंगे, मधुकर सर पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास वेरिड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।